हेलो टू एवरीवन दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म बाय कियरगार्ड। तो आज इस टॉपिक को हम इनके नोट्स फॉर्मेट के अंदर समझेंगे। नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो इसको नोट्स पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करना। तो वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं और इनको लाइन बाय लाइन समझते हैं। तो चलिए, वीडियो को जो इस टॉपिक को पूरा समझना है तो प्लीज एंड तक वीडियो को जरूर देखें, जिससे कि आपको इसको अच्छे से समझ पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। कियरगार्ड्स एग्जिस्टेंशियलिज्म अन इन द डेप्थ एक्सप्लोरेशन। तो देखिए, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। सोरेन कियरगार्ड्स, तो इनकी टाइमलाइन है 1813 to 1855। इज ऑफन कंसिडर द फादर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म। तो देखिए, इन्हें फादर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म माना जाता है। फिलोसॉफिकल मूवमेंट। तो देखिए, जो एग्जिस्टेंशियलिज्म है वो क्या है? फिलोसॉफिकल मूवमेंट है दैट एम्फसाइज इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। तो देखिए, जो ये मूवमेंट है वो किस चीज पे भार देती है? तो एक एम्फसाइज करती है इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, एक व्यक्तिगत एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि इंडिविजुअल अस्तित्व, एक व्यक्तिगत अस्तित्व। और फ्रीडम की बात करती है एंड चॉइस की। अब आपको एक सवाल उठ रहा होगा कि एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या है? तो एग्जिस्टेंशियलिज्म का मतलब होता है कि लोग या कोई व्यक्ति है तो उनके एक अस्तित्व, आपका वजूद, व्यक्ति का वजूद, उसके बारे में बात करता है। तो देखिए, इसी धारणा को, इसी फिलोसॉफी को कहा जाता है एग्जिस्टेंशियलिज्म। और जो इसके जो मेन जो पर्सन है या फिलोसोफर है उनका नाम है सोरेन कियरगार्ड्स। तो देखिए, हम यहाँ तक आप चीज समझ चुके होंगे। Unlike the later existentialists such as Jean Paul Sartre, Martin Heidegger, तो देखिए, उनके बाद जब कियरगार्ड्स ने एग्जिस्टेंशियलिज्म लिखा तो उनके बाद में जो अनलाइक, इनके विपरीत कुछ ऐसे भी एग्जिस्टेंशियलिस्ट थे। इनकी ये फिलोसोफर कुछ थे जिनका नाम है जीन पॉल, मार्टिन हेडगर। तो देखिए, उन्होंने, उनकी जो विचारधारा थी वो थोड़ी डिफरेंट थी। देखिए, कियरगार्ड्स एग्जिस्टेंशियलिज्म वाज डीपली रूटेड इन क्रिश्चियन थॉट। तो देखिए, जो इनके जो थॉट्स थे वो थोड़े डिफरेंट थे, बट जो कियरगार्ड्स का एग्जिस्टेंशियलिज्म यानी कि उनकी फिलोसॉफी है वो थोड़ी अलग है। और उनकी फिलोसॉफी किस बेस पर है? तो क्रिश्चियन थॉट्स पर है। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि देखिए, जो कियरगार्ड्स है उनकी फिलोसॉफी किस चीज के बेस पर है? तो उनकी जो फिलोसॉफी है, जो ये इनकी विचारधारा है, वो क्रिश्चियन थॉट्स पे बेस है। हिज वर्क क्रिटिक्स द हेगलियन फिलोसॉफी। तो इनका जो वर्क है, जो सोरेन का जो वर्क है, वो हेगलियन फिलोसॉफी को क्रिटिसाइज करता है, जिसका है रैशनलिज्म को एंड द इम्पर्सनल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन। तो देखिए, जो इम्पर्सनल स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन रिलीजन का, उसको क्रिटिसाइज करता है। और एडवोकेटिंग इंस्टेड फॉर पर्सनल एंड सब्जेक्टिव रिलेशनशिप विद द ट्रूथ एंड फेथ। और किस चीज का एडवोकेट करता है जो ये हमारा एग्जिस्टेंशियलिज्म है? तो वो पर्सनल और सब्जेक्टिव रिलेशनशिप विद द ट्रूथ एंड फेथ के साथ, यानी कि जो सब्जेक्टिव रिलेशनशिप है वो ट्रूथ, सच्चाई और फेथ के साथ। तो देखिए, आई होप यहाँ तक आपको जो ये हमारा इंट्रोडक्शन समझ में आ चुका है। तो चलिए आगे जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, द प्रॉब्लम ऑफ एग्जिस्टेंस एंड इंडिविजुअल। कियरगार्ड्स एग्जिस्टेंशियलिज्म बिगिंस विद द फंडामेंटल कंसर्न। तो इनकी जो ये थियरी है या इनकी जो फिलोसॉफी है वो एक फंडामेंटल कंसर्न के साथ, एक चिंता के साथ शुरू होती है। द इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस ऑफ एग्जिस्टेंस, जो है कि इंडिविजुअल, एक व्यक्ति का एक्सपीरियंस ऑफ एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस का वो अनुभव, इन कॉन्ट्रास्ट टू द डोमिनेंट हेगलियन फिलोसॉफी। जो इनके समय पे हेगलियन फिलोसॉफी चलती थी, किसके समय में? तो कियरगार्ड्स के। तो इन कॉन्ट्रास्ट, उनके विरोधाभास में, ऑफ हिज टाइम, देखिए, जो इन कॉन्ट्रास्ट टू द डोमिनेंट हेगलियन फिलोसॉफी ऑफ दिस टाइम, उनके समय की जो हेगलियन फिलोसॉफी थी वो उनके कॉन्ट्रास्ट में, इनके विरोधाभास में थे। विच एम्फसाइज द डेवलपमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड एब्स्ट्रैक्ट यूनिवर्सल ट्रूथ। जो ये इनके समय की जो हेगलियन फिलोसॉफी थी वो किस चीज पे एम्फसाइज करती थी, किस चीज पे भार देती थी? तो डेवलपमेंट ऑफ हिस्ट्री, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड एब्स्ट्रैक्ट यूनिवर्सल ट्रूथ, और जो एक यूनिवर्सल की सच्चाई पे भार देती थी। बट कियरगार्ड्स फोकस ऑन द लिव एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल। बट जो है हमारे कियरगार्ड्स है, जो उनकी जो फोकस है किस चीज पर है? तो वो लिव्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ द इंडिविजुअल, जो लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस होते हैं एक व्यक्तिगत के,
उस चीज पे भार देती है। ही बिलीव दैट, जो हमारे किरगार्ड्स है वो बिलीव करते हैं ट्रूथ इज नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम, कि जो ट्रूथ सच्चाई है वो कोई एक्सट्रैक्ट सिस्टम नहीं है बट समथिंग डीपली पर्सनल, कि वो जो सच्चाई होती है वो कुछ लोगों की अपनी पर्सनल चीजें होती है। वॉट ही कॉल्ड सब्जेक्टिव ट्रूथ। देखिए इनका जो एक मेन दूसरा कंपोनेंट है वो सब्जेक्टिव ट्रूथ है, तो इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। फॉर किरगार्ड्स, existence is not about a fitting into the rational system but about a confronting the anxiety, choice and a paradox of the being a human। तो देखिए जो उनके लिए जो एग्जिस्टेंस है वो एक वास्तविकता किस तरह से देखते हैं, वो जो फिटिंग इनटू द रेशनल सिस्टम, जो चली चलाई सिस्टम है, रैशनल सिस्टम है, उसके अंदर फिट नहीं होना है, बट कन्फ्रंटिंग द एंजाइटी, एंजाइटी होती है उसको सामना करना है, चॉइस का सामना करना है, और पैराडॉक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो हमारे सामने जो पैराडॉक्स है एक एज अ ह्यूमन बीइंग उसका सामना करना है। ही आर्ग्यू दैट ईच पर्सन मस्ट टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन एग्जिस्टेंस। वो कहते हैं कि हर एक पर्सन को अपनी एग्जिस्टेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, रादर देन कन्फर्मिंग द सोसाइटल नॉर्म, कि रादर देन हमें ये नहीं करना चाहिए कि जो सोसाइटी के अंदर नॉर्म्स दिए गए हैं उसका सामना, और फिलोसॉफिकल डॉक्ट्रिन और समाज के अंदर जो नियम बनाए हैं उनके साथ चलना चाहिए। दिस नोशन वुड नहीं चलना चाहिए, मतलब कि इन चीज़ों को हमें अवॉइड करके हमारी खुद की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए एग्जिस्टेंस के लिए, हमारी खुद की अस्तित्व के लिए। दिस नोशन वुड लेटर influence the existentialists such as Sartre, who emphasized these notions would later influence existentialists such as Sartre, who emphasized the idea that existence precedes essence। तो इनके जो आइडियाज थे किरकेगार्ड से, तो आगे आने वाले कुछ जो फिलोसोफर थे जैसे कि हमारे सार्ट्रे, तो उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको प्रेरणा देते हैं, और वो कहते हैं कौन, तो ये कहते हैं कि एग्जिस्टेंस है वो प्रिसाइड्स एसेंस। तो ऐसे ही जो इनका एक फेमस कोट है। अब देखते हैं कि जो 3 स्टेज ऑफ लाइफ हमारे किरकेगार्ड्स ने दी थी उनको हम अच्छे से समझते हैं। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ है वो क्या है, द एस्थेटिक स्टेज। इन द एस्थेटिक स्टेज इंडिविजुअल सीक्स प्लेजर। तो इस एस्थेटिक स्टेज की लाइफ के अंदर इंडिविजुअल, एक व्यक्ति क्या करता है, प्लेजर को मांगता है, ब्यूटी की डिमांड करता है और एंटरटेनमेंट की। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द हीरोइज्म, आर्टिस्टिक एंजॉयमेंट एंड द एविडेंस ऑफ द डीपर एग्जिस्टेंशियल कंसर्न। तो ये स्टेज है वो क्या करता है, तो कुछ हमें एंजॉयमेंट देता है, और जो हमारी डीप कंसर्न है, एक चिंता है एग्जिस्टेंस के लिए, उसको अवॉइड कराता है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, ये अच्छी चीजें देखने के अंदर, एंटरटेनमेंट के अंदर हम अपनी खुद को भूल जाते हैं, अपनी एग्जिस्टेंस को भुला देती है। आप जब अंधे हो जाते हैं किसी चीज के अंदर, देखने के अंदर, लाइक पैसों के अंदर या कुछ एंटरटेनमेंट के अंदर, तो इस चीजों को क्या करता है, खुद की जो चिंता होती है एग्जिस्टेंस की, वो उसको भुला देता है। अ पर्सन इज इन दिस स्टेज मे लिव फॉर प्लेजर। तो इस जो व्यक्ति होता है इस स्टेज के अंदर प्लेजर यानी कि खुशियों के लिए जीता है, अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डीपर क्वेश्चन अबाउट द लाइफ मीनिंग। और वो व्यक्ति अवॉइड करता है जो उसकी लाइफ के अंदर मीनिंग होता है, उस चीज को अवॉइड करता है। हाउएवर, हालांकि किरकेगार्ड्स आर्ग्यू दैट दिस स्टेज अल्टीमेटली लीड्स टू डिस्पायर। हालांकि क्या होता है, जब लोग बहुत ज्यादा प्लेजर के पीछे भागते हैं तो अंत में उनको निराशा मिलती है। सिंस प्लेजर इज अ फ्लोटिंग एंड सुपरफिशियल, individual eventually recognize the emptiness of the life based solely on aesthetic enjoyment। तो क्या होता है कि जब लास्ट में ये चीजें जो सुपरफिशियल होती है, हमारी जो एंजॉयमेंट और प्लेजर, तो क्या होता है कि लास्ट में इवेंचुअली उसको रिकॉग्नाइज होता है एक पर्सन को कि जो ये चीजें है वो खालीपन है, और लाइफ बेस्ड ऑन द सोलरी ऑफ एस्थेटिक एंजॉयमेंट। दिस रियलाइजेशन पुशेस टुवर्ड द नेक्स्ट स्टेज। और जब एक व्यक्ति को समझ में आता है कि दुनिया में सिर्फ प्लेजर या जो एंटरटेनमेंट ही नहीं है बट कुछ और भी चीजें भी लाइफ में एग्जिस्ट करती है, तो ये चीज एक व्यक्ति को पुश करती है टुवर्ड द नेक्स्ट स्टेज। अब नेक्स्ट स्टेज हम समझते हैं, द इथिकल स्टेज। द इथिकल स्टेज इन्वॉल्व अ कमिटमेंट टू मॉरल वैल्यूज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस स्टेज के अंदर क्या इन्वॉल्व है, तो कमिटमेंट्स और मॉरल वैल्यूज और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक व्यक्ति के लाइफ में होती है। हियर
individual moves beyond the self-indulgence and begin to live according to principle of right and wrong. अब जब एक व्यक्ति फर्स्ट स्टेज से निकल के, एंटरटेनमेंट वाली चीज़ों से निकल के, प्लेजर वाली चीज़ों से निकल के, वो क्या करता है, उसकी खुद के बारे में कुछ सोचने लगता है और किन प्रिंसिपल के साथ चलता है। तो देखिए, राइट और रॉन्ग, क्या गलत है या क्या गलत है, सही है, उसको समझने की कोशिश करता है। दिस स्टेज इज ऑफन एसोसिएट विद द ड्यूटी। तो अब इस स्टेज के अंदर क्या होता है कि लोग ड्यूटी को, एक जस्टिस को और स्ट्रीविंग टू बिकम द गुड पर्सन, और एक अच्छे व्यक्ति बनने की कोशिश करता है। यट कियरगार्ड्स बिलीव दैट दिस स्टेज टू इज इनसफिशिएंट। बट एक जो कियरगार्ड्स कहते हैं कि ये जो स्टेज है वो एक इनसफिशिएंट है, एक पूर्ता नहीं अपनी एग्जिस्टेंस को समझने के लिए। वाइल इथिकल लिविंग प्रोवाइड अ सेंस ऑफ पर्पस। देखिए, जब इथिकल लिविंग आप जीते हैं, मॉरल के साथ, ड्यूटी के साथ, जस्टिस के साथ या गुड पर्सन बनने के साथ, तो क्या होता है, वो एक सेंस ऑफ पर्पस देती है कि आपको जीवन में करना क्या है। इट डज नॉट रिजॉल्व द डीपर एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम ऑफ द ह्यूमन इम्परफेक्शन एंड सिन। बट ये जो हम समझते हैं जो इथिकल लिविंग को, वो एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम है हमारे जीवन के अंदर, जैसे कि इम्परफेक्शन ऑफ ह्यूमन, कि जो ह्यूमन लाइफ है वो परफेक्ट नहीं होती और पाप के बारे में हमें कुछ अच्छे से सॉल्व नहीं कराता, कुछ अच्छे से समझाता नहीं है। नो मैटर हाउ मॉरल अ पर्सन ट्राई टू बी, कुछ भी हो, व्यक्ति कितना भी मॉरल बनना चाहे, दे रिमेन अ फ्लॉ, उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ फ्लॉ रहते ही है। दिस लीड्स टू अ न्यू काइंड ऑफ डिस्पायर, और इससे क्या होता है कि लाइफ के अंदर कुछ और प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाती है। रियलाइजेशन ऑफ द वंस ओन एडुकेसी, और वो रियलाइज करता है कि लाइफ के अंदर एडुकेसी। द रिलीजियन स्टेज, अब ये फाइनल स्टेज है। द फाइनल स्टेज अकॉर्डिंग टू कियरगार्ड्स इज द रिलीजियस स्टेज। तो देखिए, फाइनल जो स्टेज है वो एक रिलीजियस, धार्मिक स्टेज है, विच रिक्वायर लीप ऑफ फेथ। अब लीप ऑफ फेथ का मतलब होता है कि एक श्रद्धा का छलांग। अब श्रद्धा के अंदर एक छलांग मारना, और या श्रद्धा की एक छलांग। इन दिस स्टेज द इंडिविजुअल रिकॉग्नाइज देयर लिमिटेशन। अब सारी की सारी लाइफ जब व्यक्ति समझ लेता है कि उनकी लाइफ के अंदर कुछ लिमिटेशंस होती है, एंड सरेंडर देमसेल्फ टू द गॉड इन एक्ट ऑफ द फेथ। और व्यक्ति जब अपनी लिमिटेशन को समझ लेता है तो वो क्या करता है, अपने आप को भगवान को समर्पित देता है और श्रद्धा को मतलब भगवान के प्रति श्रद्धा रखता है। अनलाइक द इथिकल स्टेज, इथिकल स्टेज से उल्टा, वेयर अ पर्सन ट्राई टू जस्टिफाई देमसेल्फ थ्रू द गुड डेड्स, जहां पर क्या होता है, जो इथिकल स्टेज है वहां पर लोग अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति बनाने का जस्टिफाई करते हैं या दिखाने की कोशिश करते हैं। द रिलीजियस स्टेज, देखिए इन कॉन्ट्रास्ट हमारे जो रिलीजियन स्टेज कैसा है, एक्नॉलेज दैट सैल्वेशन कम्स नॉट थ्रू द ह्यूमन एफर्ट्स। जो सैल्वेशन का मतलब क्या होता है कि मुक्ति लोगों के खुद के एफर्ट से नहीं, बट थ्रू द डिवाइन ग्रेस, यानी कि भगवान की दया से हमें क्या मिलता है, सैल्वेशन का। सैल्वेशन मतलब होता है हमें मुक्ति मिलती है। Kierkegaard's concept of the religious state does not imply blind faith but rather a deeply personal and existential confrontation with the divine। तो इनका जो कंसेप्ट है, जो रिलीजन पे हमारा जो फेथ होना चाहिए, भगवान के अंदर फेथ होना चाहिए, वो एक अंधविश्वास नहीं है, बट वो क्या करता है, जब इंसान को खुद की एग्जिस्टेंस के बारे में पता चलता है, उसके खुद की पर्सनल थिंकिंग के बारे में पता चलता है, तो तब वो भगवान पे बिलीव करने लगता है। He saw the true faith as a require teleological suspension of the ethical, a willingness to go beyond the conventional morality and respect to the higher calling। जब व्यक्ति अपनी लाइफ के अंदर अच्छे जो खुद का ट्रू फेथ, सच्चाई, ट्रू फेथ, असली श्रद्धा को समझता है, तो वो खुद के अपने आप को बियॉन्ड ले जाता है, जो मॉरलिटी से बियॉन्ड ले जाता है, और रिस्पॉन्स टू हायर कॉलिंग, और जो हायर ट्रूथ है भगवान के बारे में, जो वहां तक हमें ले जाने की कोशिश करता है। दिस इज द एग्जाम्पलीफाइड इन हिज एनालिसिस ऑफ द बिब्लिकल स्टोरी ऑफ अब्राहम। तो इस चीज को, उनकी एक बाइबलिकल स्टोरी है अब्राहम की, वहां पर वो एग्जाम्पल से समझाते हैं। Who was willing to sacrifice his sons Isaac in obedience to God। जो अब्राहिम था, वो क्या करता है कि
अब जो सेक्रीफाइस करता है खुद के ही बेटे को मारने की कोशिश करता है, किस लिए? भगवान के लिए। तो इस एग्जाम्पल को समझाता है कि जब आप डिवाइन भगवान को समझ लेते हैं तो आपके लिए जो प्लेजर्स है या फैमिली है वो इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती। यही चीज आपको यहाँ पर रिलीजियस स्टेज पे समझाते हैं। तो लीप ऑफ फेथ को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये 3 स्टेज आई होप आपको समझ में आ चुके हैं। तो द लीप ऑफ फेथ को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। वन ऑफ द Kierkegaard's मोस्ट फेमस आइडिया दैट लीप ऑफ फेथ। लीप ऑफ फेथ का मतलब होता है कि जो हम फेथ का मतलब होता है हमारा जो श्रद्धा, और लीप का मतलब होता है छलांग। तो श्रद्धा की छलांग या श्रद्धा के अंदर जो हमारा ज्यादा विश्वास होना भगवान के अंदर, विच ही प्रेजेंट्स एज अ सॉल्यूशन टू एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम ऑफ द डिस्पायर एंड अनसर्टेनिटी। अब जब आप जो बहुत ज्यादा श्रद्धा करने लगते हैं तो वो एक सॉल्यूशन बदलता है किस चीज पे? एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम, जो हमारी अस्तित्व की प्रॉब्लम्स है और जो दुख है और अनसर्टेनिटीज है लाइफ के अंदर, उसके लिए एक सॉल्यूशन होता है। ही बिलीव दैट थिंकिंग एंड ऑब्जेक्टिव नॉलेज कैन नॉट ब्रिंग अ पर्सन टू ट्रू फेथ। उनका मानना है जो रैशनल थिंकिंग है और ऑब्जेक्टिव नॉलेज है वो पर्सन को ट्रू फेथ और मीनिंग को नहीं समझाती। इंस्टेड बिलीव इन अ गॉड रिक्वायर इरेशनल। वो मानते हैं कि भगवान के अंदर जो आपको विश्वास करना है तो आपको इरेशनल होना पड़ेगा, पैशनेट और कमिटेड टू लिव इनटू द अननोन। और आपको एक पैशनेट पर्सन बनना पड़ेगा, कमिटेड होना पड़ेगा अननोन चीजों को समझने के लिए। द लीप ऑफ द फेथ डज नॉट मीन बिलीविंग विदाउट एविडेंस। और जो ये लीप ऑफ फेथ है वो एक ऐसी चीज है कि आपको विदाउट एविडेंस को नहीं बिलीव नहीं करना इन चीजों पे, बट रादर देन एक्सेप्टिंग द समथिंग कैन नॉट बी प्रूव थ्रू द रीजन अलोन। ऐसी चीजों को समझना है जो रीजन यानी कारण के परे होती है। कुछ चीजों को हम कारण से नहीं समझा सकते या काफी चीजों को उन पे बिलीव करने की हमें क्षमता देता है। इंस्टेड ऑफ सीकिंग एब्सोल्यूट सर्टेनिटी, द इंडिविजुअल must embrace the paradox of faith, believing in something that appears absurd from the rational standpoint। जो हमारा फेथ है उसका जो पैराडॉक्स है उसको इम्बेलेंस का मतलब होता है उसको हमें आलिंग करना, उनसे बैठना होता है। बिलीविंग इन समथिंग दैट अपीयर्स एब्सर्ड फ्रॉम द रैशनल स्टैंड पॉइंट। हमें कुछ ऐसी चीजों पे जो अजीब सी अपीयर्स होती है उन पे भी रैशनल स्टैंड पॉइंट लेना होता है, बिलीव करना होता है। Kierkegaard illustrate this concept through the story of Abraham। तो इस कंसेप्ट को जो हमारे Kierkegaard है वो अब्राहम की स्टोरी से समझाते हैं। who was willing to sacrifice his son because his obedience to God। देखिए भगवान की प्राप्ति के लिए वो क्या करता है? भगवान के लिए वो अपने बेटे की बलि चढ़ाने की कोशिश करता है। फ्रॉम अ रैशनल पर्सपेक्टिव, अब हम रैशनल पर्सपेक्टिव रखें तो ये चीज एक बेकार सी लगती है, बट हाउएवर इन द रियल ऑफ द फेथ, जब आप एक श्रद्धा की बात होती है तो ये कैसे रिप्रेजेंट द एब्सोल्यूट ट्रूथ, ट्रस्ट इन द गॉड हायर पर्पस। और जब आप जो फेथ की बात करते हैं, श्रद्धा की बात करते हैं, तो वो चीज हमें कैसी लगती है? जो इस खुद के ही बेटे को मानने की बात कर रहा है तो हमें एक ट्रस्ट की, भगवान के अंदर ट्रस्ट की बात दिखाता है। अब ये सब्जेक्टिव ट्रूथ की बात, तो इसको आप क्या कर सकते हैं? खुद से भी पढ़ सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो इस चीज को ऐड कर लेना। आई होप यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और इसके नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। थैंक यू सो मच।